प्रिय विद्यार्थियों, फंड फ्लो स्टेटमेंट के दूसरे वीडियो में हम यहाँ पर निधि प्रवाह विवरण के बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। निधि प्रवाह विवरण का जो पहला पार्ट है निधि के स्रोत और दूसरा निधि का उपयोग है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंड फ्लो स्टेटमेंट या निधि प्रवाह विवरण कैसे बनाया जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट या कोष प्रवाह विवरण का प्रारूप कैसा हो। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये दो रूप में हो सकता है, खाता रूप में हो सकता है या विवरण के रूप में हो सकता है। खाता रूप में बनाते हैं तो खाते के समान ही होता है, तो इसमें एक तरफ सोर्सेस ऑफ फंड्स या निधि के स्रोत होते हैं और दूसरी तरफ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या निधि के उपयोग होते हैं। तो इसमें निधि के स्रोत में फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इनकम। और इधर बैलेंसिंग है, यदि इधर वाला कम है तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी में कमी को दिखाएगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये खाता रूप में है। इसी का विवरण रूप में भी दिखाते हैं हम। विवरण रूप में हम यदि निधि प्रवाह विवरण को दिखाते हैं तो पहले निधि के स्रोत को दिखाते हैं, फिर निधि के उपयोग को दिखाते हैं। पहले निधि के स्रोत का कुल करके निधि के उपयोग से घटा देते हैं। तो निधि के स्रोत में जो पहले जो खाता रूप में हमने अंग्रेजी में बताया था, उसी को अब हिंदी में बता रहे हैं। पहला जो संचालन से लाभ है, दूसरा अंश पूंजी का निर्गमन है, ऋण पत्रों का निर्गमन है, दीर्घकालीन ऋणों की वृद्धि है, स्थायी संपत्तियों की बिक्री, विनियोगों की बिक्री, गैर व्यापारिक आय का। और यदि निधि का उपयोग ज़्यादा हो गया है तो यहाँ कार्यशील पूंजी में कमी यहाँ दिखाया जाएगा। फिर यहाँ पे कुल स्रोत का कुल यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर निधि का उपयोग, निधि के उपयोग में संचालन से हानि, फिर दूसरा अंश पूंजी या पूर्वाधिकार अंश पूंजी जो हो सकती है उसका भुगतान है, ऋण पत्रों का शोधन है, दीर्घकालीन ऋणों का शोधन, स्थायी संपत्तियों का क्रय, दीर्घकालीन विनियोग क्रय, कर भुगतान, लाभांश शोधन, कार्यशील पूंजी में वृद्धि इत्यादि हो सकते हैं। यदि निधि के स्रोत अधिक है तो और उपयोग से अधिक है तो कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी। निधि का उपयोग अधिक है तो कार्यशील पूंजी में कमी होगी। फिर है, अब इसी निधि के स्रोत में सबसे पहले होता है संचालन से कोष की गणना। सबसे पहले जो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस जो बताया गया है, इसी में महत्वपूर्ण चीज़ है संचालन से निधि या संचालन से कोष की गणना करनी है। तो इसके लिए समायोजित लाभ हानि खाता बना लिया जाता है। समायोजित लाभ हानि खाता का इसके एक तरफ डेबिट पार्श्व और क्रेडिट पार्श्व हैं। तो एक फर्स्ट डेबिट तरफ में हम यदि ह्रास हुआ है, प्रारंभिक व्यय अपलेखन, ख्याति का अपलेखन किया गया हो या ऋण पत्रों पे कटौती का अपलेखन हुआ है, इनको डेबिट तरफ में लिखते जाते हैं। और स्थायी संपत्ति की बिक्री से या विनियोगों की बिक्री से हानि हो रही है, उसको लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कर प्रावधान किए गए हों, प्रस्तावित लाभांश हों, लाभांश या अंतरिम लाभांश का घोषणा हुआ हो, सामान्य संचय में हस्तांतरण किया गया हो, सिंकिंग फंड में हस्तांतरण हो, तो इनको हम इधर लिखते जाते हैं। और अंत में क्रेडिट तरफ का योग से जितना अधिक होता है, अच्छा, ये अंत का अधिक के CD जो दिखा रहा है, ये लाभ हानि खाते का चालू वर्ष के अंत में जो शेष है ये है, ये लिखा जाता है। और इस समायोजित लाभ हानि खाते के क्रेडिट तरफ का शेष
प्रारंभिक शेष है आदि की BD के रूप में लाभ हानि का शेष गत वर्ष के अंत में जो शेष था उसको लिखते हैं। फिर इसके क्रेडिट पार्श्व में दीर्घकालीन विनियोग की बिक्री पे लाभ है या स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर लाभ है तो इसको क्रेडिट तरफ लिखते हैं। इसके अतिरिक्त क्रय वापसी या विनियोग पर लाभांश हो तो यहाँ पे लिखा जाता है। अंत में जो संचालन से लाभ से जो निधि आ रही है वही डेबिट तरफ के योग को, कुल योग को, डेबिट तरफ का कुल योग को पहले लिखते हैं और उससे हम क्रेडिट तरफ के जो योग हुआ है उसको घटा देते हैं तो यहाँ पे संचालन से निधि आ जाती है। संचालन से कोष की गणना का हमने एक उदाहरण के रूप में समझाया है। इसमें सबसे पहले हमको समांक मिले हुए हैं। इसमें 31/3/18 और 31/3/2019 की स्थिति में हमको कुछ आंकड़े हैं, जैसे लाभ हानि खाते का शेष दिखा रहा है 3,20,000, ख्याति भी है 50,000, 40,000, प्रारंभिक व्यय 75-65,000, सामान्य संचय 1,30,000, 1,45,000, सिंकिंग फंड संचय में 1,95,000, 2,08,000, ह्रास का प्रावधान 59,000, 74,000, ऋण पत्रों पर कटौती लेखे 18 में 65,000 था तो ये 55,600 हो गया है। कर प्रावधान 19,000 और 28,000, इसका योग 8,93,000 और 9,35,600। इसको हमको सबसे पहले गणना करने से पहले संचालन से कोष की गणना पहले हमको ये समझ जाना है। जैसे लाभ हानि खाते का शेष है ये तो इसको तो हम समायोजित लाभ हानि खाते में प्रारंभिक शेष में इधर क्रेडिट तरफ में लिखेंगे 2018 की स्थिति वाले को 3 लाख को। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि ख्याति में यदि ख्याति, प्रारंभिक व्यय या ऋण पत्रों पर कटौती लेखे यदि वो कम हो रहा है इसका मतलब वहाँ अपलेखन हुआ है। यदि 2018 के मुकाबले 2019 में कम दिखाई है, कम राशि है तो इसका मतलब वहाँ पे अपलेखन हो रहा है। तो इसको हम अपलेखन डेबिट मतलब समायोजित लाभ हानि खाते में उतना अंतर को डेबिट में लिख दे देंगे। लेकिन यदि सामान्य संचय और सिंकिंग फंड संचय यदि 2018 के मुकाबले 2019 में अधिक दिख रहा है इसका मतलब हस्तांतरण किया गया है। तो यहाँ इतना जितना अंतर होगा चालू वर्ष के मुकाबले गत वर्ष की राशि में जो अंतर है वो राशि हम हस्तांतरण के रूप में डेबिट तरफ में लिखते जाएंगे। ह्रास का प्रावधान को ह्रास पिछले वर्ष के मुकाबले यदि इस साल अधिक है तो जितना अंतर की राशि है वो ह्रास है। कर प्रावधान में भी इस साल 28,000 दिखा रहा है और 19,000, इसी को हमने लिखा हुआ है। संचालन से कोष की गणना में समायोजित लाभ हानि खाते बनाएंगे तो पहले इसके डेबिट तरफ विवरण में ख्याति अपलेखन हुआ है 50,000, 40,000 घटा दिए 10,000 रुपया हुआ। प्रारंभिक व्यय अपलेखन 75,000 में 65,000 घटाए 10,000 हुआ है। सामान्य संचय में हस्तांतरण चूँकि चालू वर्ष में गत वर्ष के मुकाबले अधिक दिखाई दे रहा है 1,45,000 माइनस 1,30,000 तो 15,000 का हो गया हस्तांतरण। सिंकिंग फंड में भी चालू वर्ष में 2,08,000 है और गत वर्ष में 1,95,000 था, इसका मतलब इस हस्तांतरण हुआ है 13,000 से। ह्रास का प्रावधान इस साल अधिक दिख रहा है 74,000 था, पिछले साल 59 मतलब 59,000 था, इसका मतलब 25,000 रुपये की ह्रास का प्रावधान में वृद्धि हुई है। कर के लिए प्रावधान में भी 9,000 रुपये की वृद्धि हो गई है। ऋण पत्रों पर कटौती का अपलेखन क्योंकि चालू वर्ष में 55,600 था लेकिन गत वर्ष में 65,000 था, यहाँ हमको समझ जाना है कि 9,400 रुपया अपलेखन हुआ है। और अंत में जो लाभ हानि खाते का शेष चालू वर्ष के अंत में जो लाभ हानि खाते का शेष था 3,20,000 इसको लिखते हैं और इधर को योग कर देते हैं 4,11,400 आ जाता है। आधिक्य BD ये हम चालू वर्ष का जो लाभ हानि खाते का शेष है 3 लाख इसको हम लिखते हैं। फिर उसके बाद पिछले जो डेबिट पार्श्व का 4,11,400 उससे हम ये 3 लाख रुपये घटा देते हैं तो यहाँ संचालन से लाभ से जो निधि है
ये 1,11,400 रुपया हमको प्राप्त होती है। दूसरा है निधि के जो स्रोत होते हैं, उसमें अंश पूंजी के निर्गमन से कोष की भी गणना करने का हमको मिलते हैं। ये समस्याएं जो दिखती है, तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि चालू वर्ष का शेष और गत वर्ष का शेष दोनों की तुलना करनी होगी। यदि चालू वर्ष में वृद्धि दिखाई दे रही है, जैसे इस उदाहरण के अनुसार 10 लाख था चालू वर्ष का शेष, गत वर्ष में 8 लाख था, इसका मतलब अंशों का निर्गमन 2 लाख रुपये से हुआ है। ये निधि का स्रोत होगा। उसी तरीके से ऋण पत्रों एवं दीर्घकालीन ऋणों से भी कोष की गणना की जाएगी। यदि चालू वर्ष का शेष 5 लाख दिखा रहा है और गत वर्ष का शेष 4 लाख, तो यहाँ 1 लाख रुपये की निधि वृद्धि हुई है। स्थायी संपत्तियों का विक्रय, यहाँ पे जो निधि के स्रोत की गणना करते समय स्थायी संपत्तियों का विक्रय महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको स्थायी संपत्ति के खाते बना लिए जाते हैं, और स्थायी संपत्तियों को खाते बनाते समय हमको ये ध्यान रखना है कि उसके चालू वर्ष के शेष और गत वर्ष के शेष कितने कितने थे। तो गत वर्ष के शेष प्रारंभिक शेष कहलाएगा, वो जो डेबिट तरफ आएगा, और उसका जो चालू वर्ष का अंतिम शेष वो आदि के CD के रूप में स्थायी संपत्ति खाते के क्रेडिट में लिखे जाएंगे। यहाँ पर फिर इसके डेबिट तरफ में यदि संपत्ति क्रय की गई है तो यहाँ लिखा जाएगा क्रय राशि से। फिर यदि संपत्ति की बिक्री पर कुछ लाभ हो गया है तो यहाँ हम इसको डेबिट तरफ में लिखेंगे। इधर क्रेडिट तरफ में ह्रास लेखे कि जितना संपत्तियों पे ह्रास हुआ है इसको लिखेंगे, और यहाँ दूसरे में क्रेडिट तरफ में मशीन की बिक्री से जो रोकड़ राशि मिली है उसको लिखेंगे, और मशीन की बिक्री करने और जो रोकड़ राशि मिली है, और यदि उसकी लागत राशि अधिक है तो यहाँ जो हानि होती है बिक्री पे, मशीन की बिक्री पे हानि को यहाँ लिख देते हैं। इस प्रकार इससे हमको या तो मशीन की बिक्री या मशीन का क्रय हुआ है ये पता चल जाएगा। दीर्घकालीन विनियोगों का भी यहाँ पे हम खाते बना सकते हैं, और हमको ये पता चल जाएगा कि वो मशीन की या दीर्घकालीन विनियोग का विक्रय हुआ है या क्रय कितने का हुआ है ये पता चल जाएगा। जैसे निम्नलिखित सूचनाओं से मशीन की बिक्री राशि हम ज्ञात करते हैं। मशीन का वर्ष के प्रारंभ में से 60,000 था, वर्ष में अपलेखित किया गया ह्रास 6,000 था, और वर्ष में मशीन की बिक्री पर लाभ 3,000 रुपये हुए। चालू वर्ष के अंत में मशीन खाते का शेष 42,000 रुपये है। हम मशीन लेखा बनाते हैं। इसके डेबिट तरफ में अधिक BD मतलब प्रारंभिक शेष है 60,000 लिख देते हैं। लाभ हानि लेखे बिक्री पर लाभ, इसके डेबिट तरफ में मशीन की बिक्री पर लाभ 3,000 को लिखा जाएगा। क्रेडिट तरफ में ह्रास लेखे को लिखा जाएगा 6,000। यहाँ हम बीच अधिक के CD मशीन का जो खाते का शेष है 42,000 इसको पहले लिख देते हैं। अब डेबिट तरफ को पहले योग करते हैं 63,000 रुपया आता है, और इधर का ये रोकड़ लेखे बिक्री वाले जो 15,000 की राशि आई है इसको छोड़ के सबसे पहले हम 42,000 और 6,000 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 48,000 आता है। तो ये 63,000 से 48,000 को घटा देते हैं तो हमको ये 15,000 रुपये क्रेडिट तरफ में राशि मिलती है। यही मशीन की बिक्री राशि है। इसका मतलब वर्ष में मशीन को बेचा गया है 15,000 रुपये में। कोषों का उपयोग के समय भी हमको ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो जिस प्रकार संचालन मतलब कोषों का उपयोग में संचालन से कोष से हानि भी हो सकती है, ये हानि से निधि का उपयोग ही माना जाएगा। इसके लिए भी समायोजित लाभ हानि खाते बनाए जाएंगे। अंश पूंजी एवं दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान, यदि चालू वर्ष में पूर्व वर्ष के मुकाबले गत वर्ष के मुकाबले शेष कम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ऋणों का भुगतान हुआ है, उसको हम निधि के उपयोग में दिखाएंगे। स्थायी संपत्ति एवं दीर्घकालीन विनियोग का क्रय
यहाँ भी निधि का उपयोग होता है। तो पूर्व में हमने जो दिखाया है संपत्ति खाते, तो वहाँ पर यदि क्रेडिट तरफ का योग अधिक है डेबिट तरफ के योग से, तो जितनी राशि होगी वही क्रय कहलाएगी, तो निधि का उपयोग होगा। इसके अतिरिक्त कर भुगतान होगा। कर भुगतान यदि वर्ष में भुगतान कर का हो रहा है तो उस कर भुगतान की गई राशि निधि का उपयोग है। लाभांश भुगतान भी होगा तो वो भी लाभांश निधि का उपयोग होता है। इस प्रकार निधि प्रवाह विवरण का पार्ट 1 खत्म हुआ। अगले निधि प्रवाह विवरण का पार्ट 2 में हम आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर का लेके आएंगे। थैंक यू।